गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीरज, सत्यम, हरेंद्र, अन्वेश, रेखा, रानी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, क्लास लाइव हो चुकी है भाई। आज 12 अक्टूबर 2023 है। सुबह लगभग 7:04 का समय हो रहा है भाई। यस, क्लियर है भाई। स्वाति, यश, शिव, एवरीवन। तो हमने पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया था उन सब के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली दो क्लास जस्ट मिनट भाई। सर यहाँ पर टाइम, हाँ बिल्कुल वेटिंग नहीं दिखाएगा भाई, बिल्कुल लाइव है क्लास। सर पिछली दो क्लास क्यों नहीं हुई बस सर, ये क्या हो रहा था भाई रानी? एक्चुअली कुछ नहीं था। देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपकी क्लास कल तो नहीं लेकिन हाँ परसों शेड्यूल्ड थी, और अचानक से एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसके पास जाना पड़ा मुझे, और इसीलिए मैं 2 दिन के बाद अभी वापस आया और आते ही आपकी क्लास ले रहा हूँ सबसे पहले। तो इसीलिए भाई 2 दिन मैंने क्लास नहीं की है। कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर। हम क्लासेस एडजस्ट कर लेंगे, सारी क्लासेस कवर अप कर लेंगे। जो शेड्यूल्ड क्लास थी आपकी, यानी परसों और कल वाली, वो हो जाएंगी सारी क्लासेस, और हमें करंट की क्लासेस वगैरह जो भी होंगी वो सब कुछ लूंगा। मेरी तबीयत बेहतर है एक्चुअली, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे जाना। तो चलिए भाई, और अब हम शुरुआत कर लेते हैं। सर पिछली 2-3 क्लास में जो कुछ पढ़ा हमने, हम उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ के बारे में बात की हुई है सर। हमने हमने बात की है माइक्रो और मैक्रो के बारे में, कि इन दोनों को कैसे क्लासिफाई किया जाता। हमने बात की है कि इन दोनों शब्दों को, माइक्रो और मैक्रो शब्द जो है बेसिकली, ये किसके द्वारा दिएगा। और ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने क्लास में कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है सर। हमें ओपन और क्लोज का डिफरेंस पता है, हमें लो इनकम, हाई इनकम और मिडिल इनकम के बारे में पता है, हमें समाजवाद, पूंजीवाद और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके बारे में पता है भाई। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सर। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेक्टर के बारे में बात कर ली है, और टाइप्स ऑफ सेक्टर के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई किया है। हमने इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में क्लासिफाई किया है सर। और उसके अलावा हमने इसे पब्लिक और प्राइवेट में भी क्लासिफाई किया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। और मैं आपसे एक ही बात हमेशा कहता हूं कि अगर आपको चीजों को सीखना समझना है तो बस वेट करिए, इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल मीठा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं नेशनल इनकम के बारे में। याद रखें भाई, आज की क्लास और कल होने वाली क्लास, इन दोनों क्लास में मिलाकर हम नेशनल इनकम का टॉपिक क्लियर करेंगे भाई। देखो नेशनल इनकम मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कि नेशनल इनकम, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी जो इंफॉर्मेशन पर हम बात करते हैं सर, ये माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का पार्ट है, आप मुझे बताएंगे। जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जब हम जीडीपी शब्द लेते हैं या जीएसडीपी शब्द लेते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं सर हम इसे, ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ये बात तो जानते हैं सर। मैक्रो में आती है पूरी की पूरी जो हमारी इनकम थ्योरी है, वो मैक्रो का पार्ट होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस मैक्रो के अंदर जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रीन जीडीपी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। और कई बार आप देखोगे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे भाई, याद रखना, जिसमें आपको सवाल ये पूछे जाएंगे सर हमसे, जैसे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि लाइक जीडीपी है और माइनस कर दो डेप्रिसिएशन,
माइनस कर दो NFIA अगर, तो क्या बनेगा, या इसके अलावा कुछ प्लस करना। यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी सर हमसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी सारी पीएनजी चेक कर लूंगा आज की कौन कौन सी पीएनजी आ चुकी है, कौन सी पेंडिंग है। भाई मैंने कहा ना 2 दिन से मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल, तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, आज का टाइम दें मुझे, मैं सारी चीजें चेक कर लूंगा, आपकी सारे टॉपिक चेक कर लूंगा और उसके बाद पीएनजी चेक कर लूंगा। यानी ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्टली स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि हर किसी के क्वेश्चन हो नहीं पाते, और ऐसे क्वेश्चन ही एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। याद रखना भाई, बिल्कुल बेहतर भाई कुलदीप, तो याद रखना ये क्वेश्चन जो आते हैं सर, ये हर किसी से नहीं होते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चाहे वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो या नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, हर किसी का हर एक सवाल होना चाहिए। तैयार है आप लोग पढ़ने के लिए? तो एक बार मुझे सभी का यस चाहिए जल्दी से, और यस करने के बाद आप सिर्फ शांत रहेंगे, सुनेंगे, और जो मैं कहूंगा उसको लिखेंगे। तब जल्दी से एक बार यस कह दीजिए। तो आज के टॉपिक रहेगा जो हमारा आज और कल, जनरली 2 दिन हम पढ़ेंगे सर, इसका नाम होगा नेशनल इनकम, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय आय कहेंगे। और सारी चीजें लगभग लगभग इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस हो जाएंगी, हम राष्ट्रीय आय के। चलिए, तो एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास जिसका नाम है डोमेस्टिक इनकम। पहले इसे समझते हैं, डोमेस्टिक इनकम, जिसे हिंदी में घरेलू आय कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम को हिंदी में घरेलू आय कहते हैं। और दूसरी टर्म होती है नेशनल इनकम। जनरली तौर पर देखो, इन दोनों में ना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन टेक्निकली एक डिफरेंस होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हमारा बनता है। समझना बात को। अगर मैं ये कहूं कि हमारा पूरा भारत है, और हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक है, यानी कि उधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी भारत का जो एरिया है वो लगभग 32,87,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। अब ये जो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है भारत का, इस पूरे भारत के अंदर जितनी भी इनकम को अर्न किया जाता है, या जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है हमारे पूरे भारत के अंदर, हम उसे देश की डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, यानी जीडीपी उसी को कहा जाता है। बात ध्यान से सुनना है, किस इनकम को, जितनी भी इनकम हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अर्न की गई है एक साल के अंदर, उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं हमारे देश के नागरिकों की आय जो होगी, उसे क्या कहेंगे? हमारे देश में 140 करोड़ लोग नागरिक हैं, और ये 140 करोड़ लोग जितनी भी इनकम को अर्न करते हैं एक साल में, उस इनकम को नेशनल कहा जाता है। क्योंकि जब डोमेस्टिक इनकम निकाली तो ये नहीं देखना कि वो किसने अर्न की है, वो कहां का नागरिक है, बल्कि क्या देखना है, वो किस बाउंड्री में होगी। अगर वो इंडिया की बाउंड्री में हो रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, अगर वो अमेरिका के अंदर हो रही है तो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम, फ्रांस में हो रही है तो फ्रांस की डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। लेकिन जब हम नेशनल देखते हैं तो नेशनल में ये नहीं देखते कि वो कहां, किसने की, कहां पर हुई, बल्कि ये देखते हैं किसके द्वारा की गई। अगर वो इंडिया का नागरिक है, चाहे दुनिया में कहीं भी रहता हो, इंडिया का नागरिक है तो इंडिया की नेशनल हो जाएगी। अगर वो जर्मनी का नागरिक, दुनिया में कहीं भी रहता हो, चाहे जर्मनी में या कहीं और, लेकिन वो जर्मनी का नागरिक है तो जर्मनी की नेशनल हो जाएगी। अगर कोई जापान का नागरिक है तो जापान की नेशनल हो जाएगी। तो यानी नेशनल इनकम जो होती है जनरली, वो ये बताती है वो कौन से देश के नागरिक की इनकम है, कौन से देश की कंपनी की इनकम है, कौन से देश की सरकार की इनकम है। लेकिन डोमेस्टिक ये बताती है कि वो किस देश में इनकम का ओरिजिन किया गया है, किस देश में इनकम अर्जित की गई है। एक एग्जांपल समझ के मुझे आंसर कीजिएगा। इंडिया का एक नागरिक है जो कि रशिया में जॉब करता है, उसके द्वारा प्राप्त सैलरी, उसके द्वारा प्राप्त इनकम जो होगी वो किसका पार्ट होगी? तो देखो, इसको 2 आंसर बनेंगे। सर आपने कहा इंडिया का नागरिक है और रशिया में जॉब करता है, तो उसकी जो इनकम जनरेट होगी क्योंकि वो रशिया की बाउंड्री में हो रही है, तो आंसर बनेगा डोमेस्टिक इनकम ऑफ रशिया, क्योंकि वो रशिया में हुई है। और सेकेंड आंसर बनेगा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। याद रखना, जब रशिया की इनकम कैलकुलेट होगी तो वहां डोमेस्टिक में जाएगा वो, क्योंकि रशिया में हुई है, और जब इंडिया की कैलकुलेशन होगी तो वो नेशनल में जाएगा क्योंकि वो इंडिया का नागरिक है। एक एक और एग्जांपल समझते हैं। जापान का एक बैंक है जिसकी ब्रांच दिल्ली में स्थित है, उसका प्रॉफिट कहां जाएगा? अब आप मुझे बताएंगे, जापान के एक बैंक का प्रॉफिट जो होगा, उसका जो बेसिकली इनकम होगी वो कहां जाएगी? अब जो दिल्ली में वो कमाएगा, आदिल कोई बात नहीं भाई, अभी वेट करिए तो बात समझेंगे ध्यान से। आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जब वो इनकम को जनरेट किया गया वो किसके द्वारा किया गया है?
जापान के बैंक के द्वारा, इसलिए वो नेशनल इनकम ऑफ जापान होगी, बैंक जापान का है। लेकिन वो क्योंकि दिल्ली में अर्जित कर रहा है पैसे को, दिल्ली में उसने अर्न करा है, दिल्ली जो कि भारत का हिस्सा है, इसलिए यहां पर डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया होगी क्योंकि वो इंडिया में जनरेट की गई है। इसी तरह से अगर आप कहोगे सर मैं भारत का नागरिक हूं और मैं भारत में ही रहकर जॉब कर रहा हूं अगर, तो मेरी इनकम जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक का भी पार्ट है और वो इंडिया की नेशनल का भी पार्ट है। क्योंकि हम जानते हैं सर जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है उसमें छोटा सा डिफरेंस होगा किन लोगों का, जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं उनकी इनकम को यहां पर प्लस किया जाएगा, और जो विदेशी लोग भारत में रहते हैं उनकी इनकम को माइनस करेंगे। यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एक माइनर डिफरेंस होता है सिर्फ उन लोगों की इनकम का जो कि विदेशों में अर्न करते हैं। उसके अलावा जो भारत के नागरिक भारत में रहते हैं वो डोमेस्टिक भी और नेशनल भी है। बस ऐसे आपको याद रहेगा, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा सर डोमेस्टिक इनकम की परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, देखो तो डोमेस्टिक इनकम ऐसे लिखी जाएगी, एक वर्ष में, साथ साथ नोट कर लेंगे भाई जल्दी से, एक वर्ष में एक देश के या एक देश की सीमा के अंतर्गत, एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंतर्गत अर्जित कुल आय या कुल उत्पादन, क्योंकि जितना भी उत्पादन होगा मान लेते हैं वो इनकम के बराबर होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम अर्नड विद इन बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, विद इन बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किस देश की बाउंड्री में हो रही है एक साल के अंदर, उसे कहा जाएगा देश की डोमेस्टिक इनकम। बात क्लियर हो गई सर। और इसी डोमेस्टिक इनकम को मैंने कहा, इसी को क्या कहा जाता है, इट ऑल्सो नॉन एज, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहा जाता है, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है जीडीपी एमपी। इसी को जीडीपी एमपी कहते हैं, यानी जीडीपी एमपी इंग्लिश में ही लिखेंगे सभी लोग। सर इसका मतलब ये हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को। नाम से भी क्लियर हो रहा है सर यहां पर डोमेस्टिक शब्द है। दूसरा पॉइंट लेते हैं सर, यहां पर नेशनल इनकम क्या होगी फिर, सेकंड पॉइंट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। अब देखते हैं भाई राष्ट्रीय आय क्या होगी भाई। इसका मतलब होगा एक वर्ष में, डिफरेंस समझ लेना ध्यान से, एक वर्ष में एक देश के सभी नागरिक या निवासी, सभी नागरिकों या निवासी भी कह सकते हैं ना, दोनों स्टेटमेंट आ सकती है, सभी नागरिकों या निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय या कुल उत्पादन। तो जितनी भी इनकम अर्न की जाती है एक देश की बाउंड्री में वो डोमेस्टिक इनकम होगी, और जितनी भी इनकम अर्न की जाती है देश के नागरिकों के द्वारा वो नेशनल हो जाएगी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम अर्नड बाय ऑल सिटीजन्स, या इसी को एक और बात याद रखना, सिटीजन्स या रेजिडेंट्स भी कहते हैं, सिटीजन्स या रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। तो एक देश के सभी नागरिक जो इनकम अर्न करते हैं एक साल में उसको नेशनल इनकम कहा जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे भाई, याद रखें भाई, अगर पूछे इसे क्या लिखा जाएगा, इट इज या इट ऑल्सो नॉन एज, इसी को क्या कहा जाएगा, इट ऑल्सो नॉन एज एनएनपीएफसी। अभी इसको मान के चलेंगे एनएनपीएफसी कहते हैं, अभी
बात क्लियर होगी थोड़ी देर के बाद। एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां से क्लियर है सर, ये नेशनल है इसलिए नेशनल इनकम, और ये डोमेस्टिक वर्ड है इसलिए ये डोमेस्टिक इनकम है। एक बार डन कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से होगा सूर्यांश, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आराम से कवर अप हो जाएगा, इनफ रहेगा सब कुछ। चलिए डन करिए एक बार जल्दी से, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए भाई कोई बात नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल नेमी चंद, एक बार सभी लोग यस कह दें जल्दी से अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे सर, मार्केट प्राइस का मतलब, फैक्टर कॉस्ट का मतलब, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने कहा 2 दिन लगेंगे, बिल्कुल एक बार पढ़ना ही इनफ होगा आपके लिए, दोबारा कभी नहीं पढ़ना लाइफ में, बस इसको पढ़ना है, सेलेक्ट होना है जल्दी से, और इसको डन कर लिया सभी ने जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक एक सवाल, अब बिल्कुल परेशान ना हो मेरे भाई। देखो मैं आपके लिए पहले ही ना सारे सवाल लेकर आया हूं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जो इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस तब तक आपको पढ़ना है मेरे साथ। अब देखो एक सवाल ध्यान से समझो सर, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जनरली तौर पर इंडिया में कौन सी इनकम ज्यादा होती है और कौन सी इनकम कम होती है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास अगर नेशनल इनकम को निकालना हो, ध्यान से देखो भाई, अगर मुझे देश में नेशनल इनकम निकालनी हो, जो देश की राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट करना हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जितनी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम आई है, देश की घरेलू आय जिसे कहा आपने, उस घरेलू आय में हम क्या करें भाई। देखो ध्यान से, जो देश की डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू आय है, आपने कहा सर इस घरेलू आय का मतलब यह है कि देश में जो इनकम अर्न की गई देश की बाउंड्री के अंदर, उसको डोमेस्टिक कहा गया। ठीक है, अब जो बहुत सारे इंडियन नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो विदेशों में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, जर्मनी, जापान, कहीं भी रहते हैं, वो अर्न करते होंगे और वो इंडिया का नेशनल इनकम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक है। तो अगर जो इनकम इंडिया से बाहर अर्न की गई, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और जितनी भी इनकम हमने रिसीव की है अब्रॉड से, यानी विदेशों से जो इनकम हमें मिली है, हम उसको ऐड कर लें, अगर समझना, विदेशों से प्राप्त आय जोड़ ली जाए, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाए। अच्छा, और जो बहुत सारे विदेशी हैं, जो अलग अलग देशों के नागरिक इंडिया में आके जॉब करते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की नेशनल का हिस्सा नहीं बन सकते, उनको हटाना पड़ेगा। यानी जो विदेशी इंडिया में आते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में काम करते हैं, इनकम पेड टू अब्रॉड, और जो इनकम हमने विदेशियों को दे दी है उसे हटा दें यहां से, विदेशियों को दी गई आय, विदेशियों को दी गई आय। तो अब यहां पर आपको पता चला कि सर अगर हम डोमेस्टिक इनकम में जो विदेशों से आती है उसको जोड़ ले और जो जाती है उसको माइनस कर दे, तो क्या बचेगी हमारे पास, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। उसी को क्या कहेंगे, उसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। लेकिन इसको देखो लिखने का एक तरीका और भी है, इसको ऐसे भी लिखा जाता, अगर आप देखो दो चीजों को ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की इनकम जो डोमेस्टिक है वो 100 रुपए है, डोमेस्टिक इनकम 100 रुपए है, जो आने वाली इनकम है वो 10 रुपए है, और जो जाने वाली इनकम है वो 8 रुपए है, तो टोटल इनकम कितनी बचेगी, आप कहोगे 102 बचेगी सर। 100 रुपए डोमेस्टिक है, 10 आने वाली है और 8 जाने वाली है, तो 102 बचेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम आना और जाना एडजस्ट करने के बाद 2 रुपए इनकम बनती है, तो आप क्या कहोगे सर, तब भी आंसर हमारा 102 आएगा। अगर मैं इसको एक को प्लस करूं और एक को माइनस कर दूं, तो भी मेरा आंसर वही आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दूं आपको, तो डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी तब भी आंसर वही होगा। मेरी बात ध्यान समझना। तो आपने कहा सर अगर हम इन दोनों को एक बार जोड़ें, एक बार घटा रहे हैं, अगर 2 बार ना करके एक बार करें तो क्या बनेगा, देखो जरा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन में गलतियां कहां होंगी।
तो आप कहोगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेशनल इनकम, यानी हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, इसके लिए डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय से हिंदी में कहा आपने, डोमेस्टिक इनकम प्लस, अब इन दोनों को एक बार में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, इन दोनों को एक बार में लिखा जाता है एनएफआईए। क्या लिखा जाता है? एनएफआईए। मैं फुल फॉर्म बताता हूं। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हिंदी में कहते हैं विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब देखो यहां पर जो वर्ड लगा दिया मैंने शुद्ध, सर इस शुद्ध का मतलब यह हुआ कि इसमें आने वाली इनकम और जाने वाली इनकम ये दोनों इसके अंदर एडजस्ट हो गई हैं, इसलिए हम एक बार लिख रहे हैं सर, इसको एनएफआईए लिखा जाएगा। बिल्कुल प्रियांशु, अभी ये रहेगा। तो सर इसको प्लस कर दिया अगर मैंने, तो यहां पर जो बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। अब अब में से कोई स्टूडेंट कहेगा सर मान लीजिए आने वाली इनकम 100 रुपए, 100 रुपए डोमेस्टिक है, आने वाली 10 रुपए है, जाने वाली 13 रुपए है, तब हम क्या करते हैं? तब आंसर आता 97। देखो याद रखना है 100 रुपए ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूले में प्लस रहेगा, वैल्यू रहेगी -3। अगर मैं एनएफआईए करके सर लिखूं तब वैल्यू -3 आएगी यहां से, लेकिन फॉर्मूले में तब भी प्लस रहेगा, फॉर्मूले में प्लस रहेगा। बिल्कुल अबू, आते हैं न्यूमेरिकल, जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे कराऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परफेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। तो आपने कहा सर आंसर तब भी 97 होगा, यानी एनएफआईए का मतलब है विदेशी इनकम के आने और जाने का दोनों का डिफरेंस, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे दी है, तो 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल मेरा यह है, देखो ध्यान समझना, कि इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में बताओ मुझे सामान्यतः भारत में क्या होता है? सामान्यतः भारत में राष्ट्रीय आय अब बताओ मुझे, जो राष्ट्रीय आय और जो घरेलू आय है, यानी कि जनरली इन इंडिया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इन दोनों में क्या बड़ा होता होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? आपको क्या लगता है दोनों में क्या बड़ा होता होगा? जनरली इन इंडिया जो नेशनल इनकम है वो बड़ी होती होगी या डोमेस्टिक इनकम बड़ी होती होगी? जो आपको लगता है आप मुझे वो बता सकते हो सर, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में क्या बड़ा होगा? देखो अगर आप कहोगे सर भारत के लोग विदेशों में बहुत रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ लोगों की बात करें तो विदेश में भारतीय लोग बहुत रहते हैं, लेकिन अगर सारे बिजनेसेस की बात करें, कंपनीज की बात करें, इन्वेस्टमेंट, यानी ओवरऑल जितना पैसा इंडिया से बाहर जाता है ना वो ज्यादा होता है, और जो इंडिया में आता है वो कम होता है। क्योंकि इसके पीछे मैं कारण दे रहा हूं, क्योंकि सर इंडिया से जाने वाला ज्यादा, इंडिया में आने वाला कम। तो याद रखना इन इंडिया, भारत में क्या होता है सर जनरली, एनएफआईए जो होता है ना, विदेशी पैसा जो होता है, विदेशों से पैसा आना और जाना इज नेगेटिव वैल्यू। याद रखना जो पैसा आना और जाने की वैल्यू है सर ये नेगेटिव होती है, क्योंकि जाने वाला इंडिया में ज्यादा, आने वाला कम, और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेशनल इनकम छोटी होगी, डोमेस्टिक इनकम बड़ी हो। तो भारत में क्या होगा भाई? याद रखो भाई, आपने कहा सर डोमेस्टिक इनकम जो होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि इंडिया से ज्यादा जाता है, आता कम है। बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करती है इंडिया में, बहुत सारे बिजनेसेस के ऑफिसेज बनाए जाते हैं इंडिया में। इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, इसलिए इंडिया में बहुत विदेशी कारोबारी आते हैं। और इंडिया की एनएफआईए क्योंकि नेगेटिव हुआ है, इसीलिए हम ये कहेंगे डोमेस्टिक बड़ा होगा और नेशनल इनकम छोटी होगी, एनएफआईए के नेगेटिव होने की वजह। अमन, बात क्लियर हो रही है भाई? एक बार जल्दी से यस कह दो और आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल सर जी, कंट्रीज की इकोनॉमिक्स कंडीशन किससे देखते हैं? बिल्कुल बताऊंगा अन्वेश, लेकिन पहले मेरी बात समझना यहां पर। तो जनरली इंडिया में पूछे कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक को कंपेयर कीजिए, तो डोमेस्टिक हाई होगी एज कंपेयर टू नेशनल। इस बात को समझ लिया आपने। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर, इसको डन कर लीजिए एक बार, डन 2 का कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मैंने बताया, देखो आपको बिल्कुल सोचने समझने कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, कैरियर विल की है। आपको सिर्फ पढ़ना है, न्यूमेरिकल आता है या नहीं आता,
थ्योरेटिकल आता है या नहीं आता, किस तरह का एमसीक्यू आता है, एवरीथिंग, सब कुछ कराना है। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। अब पढ़ते चले जाइए, आपको कराते चले जाएंगे। तो चलिए भाई, ये डन हो चुका है सर, डन सेकंड भी हो गया हमारा। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय आय के अंदर और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे। तो अभी हमने सिर्फ दो बातें की हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या बड़ा और छोटा होगा, दोनों की डेफिनेशन क्या होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। सवाल ये आता है सर, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो इस कैलकुलेशन में देखो एक और टर्म को समझना है। हमारे पास एक शब्द आता है आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका नाम है ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम। और ये सवाल आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है आजकल। ग्रीन शब्द का इस्तेमाल मोस्टली चीजों में किया जाता है। बैंकिंग में भी ग्रीन का इस्तेमाल होता है, इंश्योरेंस में भी ग्रीन का इस्तेमाल होता है, एनर्जी में भी ग्रीन का इस्तेमाल होता है, हर मामले में ग्रीन होता है सर। और ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरित, यानी कि हरित जीडीपी या हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब देखो ध्यान से समझना, हरित का सेंस दो होते हैं सर। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सही जगह जाकर लगाओगे, क्योंकि हरित शब्द जो आता है ना, वो एक तो आता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जब हम बात खेती की करते हैं, कृषि की करते हैं, उस समय ग्रीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और एक दूसरी बार ग्रीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब एनवायरमेंट के केस में होता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए आपसे कहता हूं कि बहुत सारे देश हैं दुनिया के अंदर, और हर देश अपनी अपनी एक्टिविटीज करता है सर। हर देश में किसान है, वो खेती कर रहा होता है, हर देश में उद्योगपति हैं, उद्योग कर रहे होते हैं, लेबर्स काम कर रही होती हैं। सब कुछ मिलाकर देश में जो उत्पादन किया गया, मान लेते हैं हम सर, वो 1,000 करोड़ रुपए किया गया, 1,000 किया गया। ये हमारे देश की मान लीजिए इनकम है, एग्जाम्पल के लिए 1,000 करोड़। अब आपसे मैं ये कहता हूं, इस 1,000 करोड़ को कमाने के लिए हमने खेती की है, और उस खेती के अंदर हमने कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया है, हमने उसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिलाए हैं, उसके अंदर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाए हैं सर। अब इससे हमारी खेती तो बढ़ गई होगी, हमारी इनकम तो बढ़ गई होगी, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। हमने इंडस्ट्रीज चलाई हैं, उद्योग लगाए हैं, उस उद्योग से हमारा पॉल्यूशन डैमेज हो रहा है, उस उद्योगों से निकलने वाली गंदगी से हमारी नदियां दूषित हो रही हैं। तो आप कहोगे सर, इन उद्योगों से हमारी इनकम बढ़ रही है लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान है। ये खेती कर रहे हैं हम जो केमिकल वाली, इससे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को लॉस कर रहा है। तो अब जितना भी हमने इनकम को कमा तो लिया 1,000 करोड़, ये हमारी जीडीपी हो गई कि हमारे देश की जीडीपी 1,000 करोड़ है। लेकिन मान लो अब मैं ये कहता हूं कि इसकी वजह से हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा, तो उस पर्यावरण को सही करने पर जो अंदाजन औसतन जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है इस इनकम को जनरेट करने पर, अब उस पर्यावरण को ठीक करने पे मान लीजिए एग्जांपल के लिए सर कि यहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पर्यावरण को आप देखते हो ना सर, हमेशा आता है कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया देश में, अब हम गंगा नदी को साफ करने के लिए इतने वर्षों से नमामि गंगे योजना चला रहे हैं, यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, एनवायरमेंट लॉस हो रहा है लगातार। अब मैं पूछूं, बताओ ग्रीन इनकम कितनी है? तो आप कहोगे सर हमने कमाए तो 1,000 करोड़, 150 करोड़ चले गए किसमें? एनवायरमेंट के नुकसान में। तो हमारी ग्रीन इनकम है 850 करोड़। तो ग्रीन का मतलब ये होता है एनवायरमेंट लॉस होने के बाद वाली बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। तो जब भी ग्रीन आएगा तो या तो एग्रीकल्चर से जुड़ेगा या फिर एनवायरमेंट से जुड़ेगा। सभी लोग यस कह दें एक बार की बात पूरी तरह क्लियर है सर यहां पर। अब देखो भाई, तो आपने कहा सर ग्रीन जीडीपी हो या नेशनल इनकम, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने का तरीका, या तो जीडीपी दिया होगा या नेशनल इनकम दिया होगा, जो भी दिया हो, इसका मतलब जीडीपी या नेशनल इनकम जो दिया होगा उसमें से माइनस करेंगे। इसका मतलब एडजस्ट करना होता है, प्लस या माइनस करना मतलब एडजस्ट करना कहते हैं। माइनस करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा जीडीपी या राष्ट्रीय आय जो है हमारा, उसमें से जीडीपी या राष्ट्रीय आय में से हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे पर्यावरण पर प्रतिकूल या ऋणात्मक, इसे हिंदी में प्रतिकूल भी कह सकते हैं या ऋणात्मक भी कह सकते हैं, इस पर पड़ने वाले ऋणात्मक प्रभाव जो है उसको माइनस करेंगे। तो उसके बाद जो बचेगी उसे कहते हैं ग्रीन या
हरित राष्ट्रीय आय कहा जाए। अच्छा, एक दूसरा शब्द समझेंगे भाई यहां पर। अब हम एक टर्म लेते हैं यहां पर, एक और टर्म से याद रखेंगे, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल राष्ट्रीय आय। नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल राष्ट्रीय, बात एक ही है सब में, क्योंकि नॉमिनल वर्ड का मतलब क्लियर हो तो चाहे नॉमिनल जीडीपी पूछे या नॉमिनल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पूछे। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पहले वो शब्द समझो। इसे हिंदी में कहते हैं मौद्रीकृत, मौद्रीकृत जीडीपी या मौद्रीकृत राष्ट्रीय आय। ठीक है, मौद्रीकृत राष्ट्रीय आय। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब हम जीडीपी निकालेंगे देश की, यानी हमारे देश का कुल उत्पादन निकालेंगे सर, तो कुल उत्पादन हमने निकाल लिया, मान लो 1000 करोड़ हमने निकाला आपके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर दो चीजें होती हैं। देखो भाई, आज क्या वर्ष चल रहा है हमारा सर, अभी हम जिस वर्ष में है उसको हम 2023-24 कहेंगे। अभी क्या वर्ष है हमारा, 2023-24 है। अच्छा, अगर हम एक वैल्यू तो निकालेंगे कि 2023-24 में जो प्राइस चल रहे हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और एक निकालेंगे जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एक वर्ष होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाता है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। सर ये वर्ष क्या है हमारा, 2011-12 है। यानी एक बेस ईयर होता है जो कि हमेशा एक बार फिक्स करते हैं तो अगले 5-6 साल तक वही रहता है, उसको बेस ईयर कहा जाता है। ये हमारा करंट ईयर है, इस बार का वर्ष है, और ये हमारा बेस ईयर है, याद रखना, ये जिससे हम कंपेयर करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं सर पिछले साल बताओ क्या था, तो पिछले साल हमारा करंट ईयर क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर पिछले साल 22-23 रहा होगा। नो डाउट, करंट ईयर तो बदला होगा पिछले साल 22-23, इस बार 23-24 है। लेकिन पिछले साल भी बेस ईयर क्या रहा होगा, 2011-12, क्योंकि बेस ईयर नहीं बदलता है, वो कंपेयर करने के काम आता है। हम सोचेंगे सर 2011-12 की तुलना आज से करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी एक्चुअली ग्रोथ कितनी हो रही है इतने वर्ष में, और देश की महंगाई कितनी हो रही है, ये भी निकलेगा यहां से। भाई आप कहोगे सर हमने वही चीजों का उत्पादन 2011-12 के हिसाब से करे, मान लो 100 रुपए आया, 2011-12 के हिसाब से करने पर 100 रुपए आया, और वही कैलकुलेशन 2022-23 या 23-24 के हिसाब से करी तो 115 रुपए आया। अब क्या कहोगे सर, सेम कैलकुलेशन हमारी यहां 100 रुपए बन रही है, यहां 115 रुपए बन रही है, इसका मतलब हमारी 100 रुपए की वैल्यू आज 115 रुपए पहुंच गई, यानी इतने वर्षों में 15% की महंगाई बढ़ गई। इतने वर्षों में 15% की महंगाई बढ़ गई, ये भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो याद रखना, ध्यान समझना सर, अगर करंट के हिसाब से निकाला जाए तो हर साल अपने आप करंट ईयर बदल जाता है, इसको नॉमिनल कहते हैं। और जो बेस के हिसाब से निकाला जाए ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक डिपार्टमेंट मंत्रालय ना बदले इसे। तो मैं बताऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट या मंत्रालय, लेकिन अभी इस बात को समझना। तो आपने कहा सर कैसे डिफरेंस होगा इन दोनों में, तो नॉमिनल का मतलब होगा जीडीपी या राष्ट्रीय आय जो निकाली आपने, जीडीपी या नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। अगर आप करंट ईयर से कंपेयर कर रहे हो, करंट ईयर की कीमतों से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा वर्तमान, या इसे कहते हैं चालू वर्ष। वर्तमान या चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय, वर्तमान या चालू वर्ष की कीमतों पर निकाला जाए जीडीपी या राष्ट्रीय आय को, तो वो हो जाता है हमारा नॉमिनल। अच्छा, और जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकाला जाए उसे कहते हैं रियल, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, वास्तविक जीडीपी या वास्तविक राष्ट्रीय आय। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ जीडीपी या नेशनल इनकम, जीडीपी या नेशनल इनकम एट बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइस। इसे बेस भी कहते हैं और कांस्टेंट भी कहते हैं, बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइस।
हिंदी में आधार वर्ष, आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय। बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? और आपको ये गारंटी दे रहा हूं मैं यहां पर 2 मिनट कि भाई ये जो कंटेंट आपको मिलेगा थोड़ा परेशान जरूर करेगा, लेकिन ये है कि आपको बेस्ट बना देगा, बाकी कंटेंट से डिफरेंट आपको जरूर मिलेगा। एक बार इसे नोट कर लीजिए, दिमाग में क्या फिट कर रहा है। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट से होता है, बस इतना याद रखना है। रियल का मतलब होता है बेस ईयर से, और नॉमिनल का मतलब होता है करंट ईयर से। इतना दिमाग में रखो और इसको नोट कर लो, और डन 3 का कमेंट कर दो। देखो नरेश, मैंने दो बातें कही आपसे। मैंने कहा हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत अच्छी सी बात होगी, फिर नॉमिनल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। अभी नॉमिनल किस कारण से बढ़ रहा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे नरेश। पहले मैं आपकी बात बताता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि आप ये कैलकुलेट करो कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है सर। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने 1,000 यूनिट बनाई है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 प्रोडक्ट बनाए। अब उसकी तुलना करो आज के हिसाब से और उसकी तुलना करो पिछले वर्ष के हिसाब से। तो आप कहोगे सर आज के हिसाब से तुलना करेंगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि सर हमने 1,000 यूनिट बनाई कोई भी प्रोडक्ट की, 1,000 यूनिट आज बनाई है। एक मैं कहता हूं आज की कीमत लो, आज की कीमत है 15 रुपए। एक मैं कहता हूं नहीं, इस 1,000 की तुलना करो, इसकी कीमत लो वो जो प्रीवियस ईयर में थी, यानी कि जो 2012 में थी, 11-12 में, उससे कंपेयर करो। तो आप कहोगे सर इसके हिसाब से निकाला हमने तो ये हो जाएंगे 15,000 रुपए, और इसके हिसाब से निकाला तो ये हो जाएंगे 12,000 रुपए। बोलो हाँ, ऐसा ही होगा ना? ये फर्क है ना, समझना। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो आपने कहा सर ये क्योंकि अब के हिसाब से निकाला है जनरली, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? तब मैं इसे बोलूंगा ये नॉमिनल जीडीपी हुई 15,000। प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन अगर प्रीवियस के हिसाब से निकालूं तो इसको क्या बोलूंगा? बेस के हिसाब से। तब इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा रियल। तो रियल और नॉमिनल वर्ड्स में डिफरेंस ये होता है कि एक बेस ईयर के हिसाब से होगा और एक करंट ईयर के हिसाब से होगा, बस इतना समझ। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये कौन तय करता है कि बेस ईयर क्या होगा या बाकी क्या होंगे? देखो मैं आपको बता के चलूं। अब इन दोनों में ऑब्वियस है सर डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? तो डिफरेंस तो आएगा। देखो इस डिफरेंस को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? देखो मेरे दोस्त याद रखो, इस डिफरेंस को बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर अपस्फायक, जीडीपी डिफ्लेटर। कैसे निकालेंगे जीडीपी डिफ्लेटर? देखो इसका तरीका यह है कि नॉमिनल जीडीपी रखेंगे ऊपर। भाई आपने कहा सर मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करके बताया कि 15,000 रुपए आए, वो नॉमिनल के हिसाब से निकाला, नॉमिनल जीडीपी है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो रियल जीडीपी आई है वो नीचे रखेंगे। नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखेंगे और रियल जीडीपी को नीचे रखेंगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया आपको कि 1,000 यूनिट में, तो आपने कहा सर मान लीजिए हमने 15,000 ऊपर रखा और 12,000 नीचे रखा। इससे मुझे क्या पता चलेगा? देखो ध्यान से समझो, इसको डिवाइड करो, कट करो, 15/12 हो जाएगा। और 15/12 का मतलब कितना होता है? 12 एक होता है 1 पॉइंट, और 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 1.25। यही वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूं सर ये 1.25 आया, इसका ये मतलब हुआ कि जो चीज 1 रुपए की थी पहले, अब वो 1.25 की है। सर उसमें कितना बढ़ गया, कितनी महंगाई हो गई? ये मैथ करना जानते हैं इतना। सर जो चीज 12,000 की थी वो आज 15,000 की है आज के हिसाब से, यानी कि इतने वर्षों में 25% की कीमत बढ़ गई है। 1.25 आने का मतलब 1 जो है वो 1.25 का हो गया। तो 25% आप कह सकते हो कि महंगाई बढ़ गई है इतने सालों के अंदर, 2011-12 से 2022-23 जो भी आप कंपेयर कर रहे हो उसके बीच में। बोलो हाँ। तो हमेशा नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग करेंगे, जो वैल्यू बनेगी उससे पता चलेगा कि कितनी इन्फ्लेशन आ चुकी है। इसको याद रखना। अब एक सवाल और भी है यहां पर कि सर ये कौन कैलकुलेट करता है राष्ट्रीय आय कितनी है?
देखो भाई याद रखो, तो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी है, नेशनल इनकम या जीडीपी या एवरेज इनकम, वो सब इसी से निकलेंगी, याद रखना। तो नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय एनएसओ या सीएसओ भी कहते हैं, बाय एनएसओ और सीएसओ एवरी ईयर। ध्यान समझे भाई, क्या है इसका मतलब? राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष, हर साल की जाती है प्रतिवर्ष, एनएसओ या इसी को सीएसओ भी बोलते हैं, एनएसओ या सीएसओ करता है। आप कहेंगे सर ये एनएसओ या सीएसओ क्या है? देखो देखो ध्यान से, एनएसओ का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर ऑफिस मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी मिले तो परेशान नहीं होना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। अब कभी कभी सवाल पूछ लेता है ये जो विभाग है सीएसओ या एनएसओ कहां पर होगा? याद रखना, सीएसओ या एनएसओ ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ऑफिस दिल्ली में होगा। सीएसओ न्यू दिल्ली में है, जो वर्क अंडर, अगर पूछिए कौन से अंडर में आते हैं, वर्क अंडर, ये हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझ लो, वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कौन से मंत्रालय में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अगर पूछे कौन से मंत्रालय के अंतर आता है, एनएसओ या सीएसओ, तो हिंदी में क्या याद रखोगे सर? इसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और प्रोग्राम कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये सीएसओ और एनएसओ होगा। और याद रखना, डिफ्लेटर मतलब डिफरेंस को बताएगा। विकास, डिफ्लेटर क्या बता रहा है? डिफरेंस को। भाई आपने अभी क्या बताया सर, जो 12,000 रुपए थे आज वो 15,000 हो गए, तो यहां से ये पता चल रहा है हमें कि इसकी वैल्यू आई 1.25, यानी एक जो है वो 1.25 का हो गया। डिफरेंस पता चल गया ना मुझे? तो भाई करंट की क्लास क्यों नहीं लग रही? मैंने आपको बताया कि करंट की क्लास है, कोई भी क्लास एक्चुअली मैं ले ही नहीं रहा था, मैंने आपको बताया रीजन क्या था भाई। और अब जब क्लास आज से मैं शुरू कर रहा हूं दोबारा से, अब आपकी मैं करंट की जो क्लास हमेशा कैरियरविल ऐप पर फ्री बैच में होती है, जो आप सभी लोगों को देखनी है जरूर, तो वो आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी आज से ही। ठीक है, आज इवनिंग में करेंगे, उसके बाद क्लासेस चलती रहेंगी भाई। तो मैं आपको रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सर यहां से ये पता चला कौन करता। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका बेस ईयर क्या होगा, तो याद रखना इसका जो बेस ईयर होगा, या कांस्टेंट ईयर कहते हैं सर, बेस या कांस्टेंट ईयर जिसे कहते हैं, जीडीपी का जो हम हिंदी में आधार वर्ष कहते हैं वो क्या होगा? तो याद रखना आधार वर्ष जो होगा वो 2011-12 होगा, जब तक बदला ना जाए। करंट ईयर तो ऑलरेडी बदलेगा, बात समझना, करंट ईयर तो ऑलरेडी बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन याद रखो भाई यहां पर, तो आपने कहा सर यहां पर आधार वर्ष जो रहेगा वो 2011-12 रहेगा, ये बेस ईयर होगा। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि हमने नेशनल इनकम हर साल निकालनी है, और इस इनकम को कैलकुलेट जो करते हैं हम लोग, सवाल ये बनेगा कि हम इसी से क्या एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम इससे एवरेज भी निकाल सकते हैं। आप जानते हो भाई, हमने कैलकुलेशन कर ली 2011-12 के बेस पर, और कैलकुलेशन करने के बाद हम चाहें तो इसी से हम एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? तो एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। हम क्या निकाल सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। और ये बात मैं जनरली बेसिक क्लियर करते समय, इकोनॉमी क्लियर करते समय बताता हूं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाएगी। जो नेशनल इनकम आएगी, जो राष्ट्रीय आय निकल कर आएगी हमारी, उस राष्ट्रीय आय को
अगर हम भाग कर देंगे देश की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या से, याद रखना इसमें कुछ भी अपने पास से मत जोड़ लेना, वर्किंग, नॉन वर्किंग, महिला, पुरुष, सीधा सीधा मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी भी राष्ट्रीय आय आएगी देश की, उस पूरे देश की राष्ट्रीय आय को अगर आप भाग करते हो देश की कुल जनसंख्या से, बच्चे बूढ़े सब शामिल करना है इसमें, महिला पुरुष को शामिल करना है, और उसको भाग करने पर जो औसत निकलेगा, याद रखो, उसी को कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहेंगे, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सौरभ, बिल्कुल वेट करो 2 मिनट। तो आपने कहा सर यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहां से निकलेगी देश की प्रति व्यक्ति आय, लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय है कितनी इस समय, या हमारे देश की जीडीपी है कितनी इस समय, और इस कैलकुलेशन की शुरुआत कैसे हुई है वो बताता हूं मैं आपको। साथ साथ आप नोट करते हुए चल रहे हैं कि कौन करेगा, एनएसओ या सीएसओ करेगा, कौन से मंत्रालय में आता है, कौन सा वर्ष बेस माना जाएगा, और एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, नहीं मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, 2 मिनट वेट कीजिए, अब आप यहां पर बात समझिए। तो आपने कहा सर अगर मान लीजिए हमसे पूछता है कि हमारी जीडीपी कितनी है, जीडीपी इंडिया इन 2023, 2023 चल रहा है सर हमारा, और इंडिया की जीडीपी कितनी है। देखो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि सर ये तो बदलती रहेगी अभी, देखो ना, तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं आपको, लगभग लगभग आपको जो मिलेगा अलग अलग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, और अलग अलग इंफॉर्मेशन कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन लगभग में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की कितनी है। ये एनएसओ सेट करता है बेस ईयर क्या रहेगा, जब वो सेट करेगा अगली बार के लिए तो फिर वो अगले कई साल तक चलता रहेगा, ये मैंने कहा। तो लगभग 3.5 भी है, 3.6 भी मिलती है, 3.7 भी मिलती है, ये मैंने कहा बदलती रहती है, 3.7 है यहां पर। और इस हिसाब से अगर आप कहोगे सर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे भाई सबसे ज्यादा किसके पास है, इस हिसाब से तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा इस हिसाब से यूएसए की है दुनिया में, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे पे जापान आता है, चौथे पे जर्मनी आता है, और 5वें पे इंडिया आता है। यानी अगर हमसे पूछे इंडिया की कितनी है, याद रहेगा 3.7। सर हम कितने हैं, हाउ मेनी टाइम बेस ईयर, मैंने कहा बेस ईयर एक बार बनता अगले करीब करीब 5 साल के लिए, है ना। प्रीवियस पेज भी शो कर देंगे बिल्कुल आपके पास, ये वाला मंत्रालय याद रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करेगा ये, और आगे बढ़ेंगे भाई, आगे देखते हैं। तो आपने कहा सर अगर हम ये पूछे कि जीडीपी का टारगेट कितना है, जीडीपी टारगेट बाय इंडिया, तो इंडिया ने कितना लक्ष्य रखा है जीडीपी का, हमारे देश की सरकार ने क्या कहा है जीडीपी के बारे में, तो इंडिया ने रखा है 5 ट्रिलियन डॉलर। कितनी, 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। सर अभी कितना है 3.7, कितना है 5 ट्रिलियन, और इसे कब तक पूरा करना है, 2024-25 तक। ये सवाल आ भी चुका है एग्जाम में, वैसे अभी 1 ही साल बचा है, उम्मीद कम है कि ये टारगेट पूरा होगा, पर एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे जीडीपी का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का कब तक पूरा करना है, 2024-25 वर्ष तक हमें इसको पूरा करना है। अच्छा, एक वर्ड आता है जीडीपी, पीपीपी, पहले बात समझना पूरी ध्यान से। पीपीपी, पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, कई जगह पे पीपीपी शब्द आता है, इससे पहले भी आया था, हम लोगों ने पढ़ा है ना पीपीपी क्या होता है। सर व्हाट इज जीडीपी ऑफ यूएसए, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं साक्षी, अप्रॉक्स में 23 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया 3.7 ट्रिलियन एंड यूएसए 23 और 24 ट्रिलियन डॉलर, और जो चाइना जो है वो 18 और 19 ट्रिलियन डॉलर है। तो लगभग में इतना डिफरेंस है, इंडिया और अमेरिका में बहुत बड़ा गैप है, 6 टाइम के नियर बाई गैप है इंडिया अमेरिका में, लेकिन इंडिया नंबर 5 पर आता है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो, मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भाई प्रियांशु, आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी मैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सारी बात बताऊंगा मैं आपको। आपकी कोशिश क्या है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर से ही अंदाजा हो जाएगा आप कितने पानी में हो। देखो ध्यान से, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना, कि एक व्यक्ति को 2 ऑप्शन मिलते हैं जॉब करने के, जवाब देना मुझे। सर वो शहर में रहेगा, शहर में काम करने जाएगा अगर, तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपए,
अगर गांव में काम करेगा तो उसको मिलेंगे 8,000 रुपए, समझ रहे हो? गांव में 8,000 रुपए, शहर में 10,000 रुपए। अब बताओ उसको ज्यादा पैसा कहां मिलेगा? आप मुझे सोच के बताना, एक्चुअल में उसको ज्यादा पैसा कहां मिल रहा है? कहां का इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है, 8,000 गांव वाला या 10,000 शहर वाला? देखो देखने में तो लग रहा है कि शहर वाले को 10,000 मिल रहे हैं, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शहर वाला 10,000 तो कमा रहा है सर, लेकिन वो 10,000 रुपए के खर्चे भी 10,000 के हिसाब से होंगे। क्यों सर? क्योंकि 10,000 के पैसे की वैल्यू निकालेंगे। कमा तो ज्यादा शहर वाला रहा है, लेकिन पैसे की वैल्यू किसकी ज्यादा है? वो गांव वाले की ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि वो 8,000 रुपए में जो गांव के हिसाब के खर्चे हैं उसको देखा जाए। अब यहां पर बात समझने की जरूरत है। इंडिया बहुत जल्द तीसरे नंबर पर आ जाएगा ओवरऑल में भी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ अमेरिका में इंसान रहता हो, वो पैसे कमाता हो, चाइना में रहता हो वो पैसे कमाता हो, इंडिया में रहता हो वो पैसे कमाता हो। सर इंडिया में पैसे कम कमा रहा है इंसान, लेकिन इंडिया में महंगाई कम है। जैसे गांव के मुकाबले शहर में महंगाई ज्यादा है, वैसे इंडिया के मुकाबले अमेरिका में महंगाई ज्यादा है। इंडिया में किसी को 10 रुपए में खाना मिल जाए, अमेरिका में 100 रुपए में खाना मिलेगा। तो अगर हम ये कंपेयर करें कि पैसे की वैल्यू कितनी है, यानी सबके पास कितना पैसा है और उस पैसे में सामान कितना खरीदा जाएगा, उसे कहेंगे परचेजिंग पावर, उसे कहेंगे पैसे की क्षमता कितनी है। और जब पैसे की क्षमता देखी जाएगी तो यहां याद रखेंगे नंबर 1 पर आ जाएगा चाइना, क्योंकि चाइना के पास पैसा कम है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले चाइना सस्ता है। तो इसलिए चाइना नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका, और फिर हमारा इंडिया हो जाएगा नंबर 3। क्योंकि जापान और जर्मनी जो है ना वो हमसे बहुत पास में है। जापान और जर्मनी हमसे बहुत पास में हैं, और जब वो हमसे बहुत पास में है ना, और वहां पर आप जानते हैं सर जापान में भी चीजें महंगी मिलती हैं, जर्मनी में भी महंगी मिलती हैं इंडिया के मुकाबले, इंडिया में फिर भी सस्ता है उन दोनों से। हमने ये कहा दोनों की परचेजिंग पावर की तुलना में इंडिया उनसे आगे निकल जाएगा। तो इंडिया परचेजिंग पावर के हिसाब से अभी नंबर 3 है, नॉर्मल के हिसाब से नंबर 5 है, लेकिन जल्दी ही नॉर्मल में भी नंबर 3 आ जाएगा। तो आपने कहा सर इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी कैसे कंपेयर करेंगे? इसमें बात एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सर्विस की नहीं है, बात पैसे की है। उसने एग्रीकल्चर से कमाया, सर्विस से कमाया, किससे कमाया? आपसे मैं ये कह रहा हूं, मान लो जापान के पास $1,200 है, भाई मैं इसलिए पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, $1,200 है। इंडिया के पास $1,000 है, किसके पास ज्यादा है? आपने कहा सर इंडिया के मुकाबले जापान पे ज्यादा है, यही कहा ना आपने। ये मत देखो ना कहां से कमा, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, उसको छोड़ो बात को। आपने कहा ज्यादा किसके पास है? जापान के। मैंने कहा जापान में मान लो एक लैपटॉप मिलता है $200 का, एक मोबाइल मिलता है $200 का, और इंडिया में एक मोबाइल मिलता है $100 का। इंडिया का एक मोबाइल $100 में आ जाता है, जापान में एक मोबाइल $200 में आता है मान लो। तो जापान के पास जो पैसा है, हमने तुलना करी अगर, तो जापान के पास पैसे की वैल्यू 6 मोबाइल के बराबर है, जबकि इंडिया के पास जो पैसा है वो 10 मोबाइल के बराबर है। कोई भी एग्जांपल समझ के बात करो, सौरभ वेट करो। तो आपने कहा सर अब किसके पास ज्यादा हुआ? पैसे की वैल्यू किसके पास ज्यादा हुई? तभी तो हम ये कहते हैं भाई, लोग इंडिया में 50,000 की नौकरी छोड़कर अमेरिका में $1,000 की नौकरी करने क्यों जाते हैं? अगर आपसे मैं कहूं इंडिया के 50,000 रुपए की नौकरी छोड़कर अमेरिका के $1,000 की नौकरी करने क्यों जाते हैं? क्योंकि सर वो $1,000 ही 80,000 के बराबर है। इंडिया के वैल्यू देखी जाएगी, ना कि उसकी नंबर देखा जाएगा। 50,000 से बड़ी वैल्यू $1,000 की है इंडिया के 50,000 रुपए से। तब इंडिया का नंबर जो होगा वो नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? तो सर कंपेयर करते हुए निकालते हैं, और इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझना ध्यान से, कि सर जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, इसके फॉर्मूले, इसके मेथड वगैरह भी मैं आपको कल भी कराऊंगा, थोड़ा सा समझना अभी बात को। तो आपने ये बात कही सर यहां कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये सबसे पहले जो सबसे प्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो भैया अब आप साथ में 2-3 बातें लिखवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की और कब की है उसके बारे में लिखना है। अच्छा, उसके बाद राष्ट्रीय आय में वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक अप्रोच किसने यूज की है? वैज्ञानिक का मतलब होता है, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है, साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से।
साइंटिफिक मेथड या अप्रोच किसने यूज की थी? ये किसने किया था? और एक बात और, जब 1949 में राष्ट्रीय आय कमेटी बनी तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? 1949 में राष्ट्रीय आय कमेटी के अध्यक्ष, ये तीन बातें और लिखवाऊंगा आज की, राष्ट्रीय आय कमेटी के अध्यक्ष कौन बने, ये आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं और बात को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात समझना, पीपीपी नहीं आया समझ में, कुलदीप बहुत प्यार से समझाया, एक बार दोबारा समझ लेना भाई। तो आपने कहा नेशनल इनकम फर्स्टली कैलकुलेटेड बाई, एक तो ये बात मैंने बताई है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले किसने किया था भारत में? दादा भाई नौरोजी। और कब किया था? अप्रोक्स में इन 1867-68 में, 1867-68 में किया था। वेट करते हैं तो आप कहेंगे सर इनकी एक किताब आई थी, उस किताब में लिखा था इन्होंने, जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में। अच्छा, साइंटिफिक मेथड यूज्ड बाय, इनका नाम क्या था? VKRV राव। इन्होंने सबसे पहले पूरा नाम याद नहीं करना है, VKRV राव ने 1931 में साइंटिफिक यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच दी थी स्टडी करने की। और 1949 में नेशनल इनकम कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन थे PC महालनोबिस। इसे और लिख लीजिए भाई, PC महालनोबिस, चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी। ठीक है भाई, अभी इसको इतना ही करते हैं आज के लिए, और आप इसको एक बार डन कर लीजिए कि सबसे पहले गणना दादा भाई नौरोजी ने की है, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड यूज्ड किया है VKRV राव ने, और राष्ट्रीय आय कमेटी के अध्यक्ष बने थे PC महालनोबिस। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब मेरी बात को समझिएगा और इस पर बेस्ड ये आपको पूरा फाइल दूंगा मैं लिखने के लिए, आराम से लिखिएगा उसे तब, लेकिन जो मैं आपको करीब 8-10 सवाल दिखा रहा हूं उसको बस पढ़कर जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर हो जाएंगे सर सारे क्वेश्चंस के। भारत में जीडीपी श्रृंखला के आधार वर्ष को, जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर क्या किया गया? यह सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अब आपको याद होगा सर 2004-5 था इसका मतलब पहले, अब इसको बदलकर 2011-12 कर दिया। 2004-5 था जो उसको बदल के 2011-12 कर दिया। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय जो आई सर उसका अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया, बताया मैंने आपको, 1867-68 में लगाया। उन्नीस में जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति बनाई उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस बनाए गए थे 1949 में। परचेजिंग पावर पैरिटी जो बताता है, विभिन्न दरों की गणना करता है और विभिन्न वस्तुओं में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना करता है। परचेजिंग पावर में हमने यही देखा ना कि हम दो देशों की तुलना कर रहे हैं सर, दो जगहों की तुलना कर रहे हैं, उनमें एक समान वस्तुओं सेवाओं को देख रहे हैं कि कहां कितना मिलेगा उस पैसे के अंदर। और पीपीपी डॉलर के हिसाब से भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपने कहा सर नहीं, आपने बताया तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे इंडिया है। जब बात पीपीपी की हो रही होगी, परचेजिंग पावर पैरिटी की, तो एक नंबर सही होगा लेकिन 2 नंबर गलत हो जाए। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? अभी मैंने आपको बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSO कहते हैं या CSO कहते हैं सर, ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है।
राष्ट्रीय आय में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना जो शुरू की गई थी, मैंने बताया VKRV राव थे 1931 के अंदर उन्होंने की थी। देखो, वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी रियल नेशनल इनकम क्या होती है? तो आपको मैंने क्या बताया, नॉमिनल और रियल दो बताया ना मैंने। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। सर आपने बताया था रियल वो जो किसके हिसाब से हो, रियल जो कि बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर के हिसाब से हो। जो बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर के हिसाब से हो वो रियल होगी, और जो करंट ईयर के हिसाब से हो, जो चालू वर्ष के हिसाब से हो, वो आपकी नॉमिनल होगी। अगर सवाल में नॉमिनल पूछता तब हम ए कहते और रियल पूछेगा तो बी कहेंगे। आगे ना सवाल आपके पास, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि चीजें आसान हो जाएंगी। सवाल है ग्रीन रेशनल इनकम, हरित राष्ट्रीय आय क्या मापता है? सवाल आ रहा है एग्जाम में, हरित राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो आप कहोगे सर वो राष्ट्रीय आय जिसमें से हमने एनवायरमेंट के लॉस को, एनवायरमेंट्स के नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट को हटा दिया हो, यानी एडजस्टिंग द नेगेटिव इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रतिकूल या ऋणात्मक प्रभाव जो है, जो राष्ट्रीय आय पर होंगे, राष्ट्रीय उत्पादन पर होंगे, क्योंकि देश का राष्ट्रीय उत्पादन होगा ना, मैंने आपसे क्या कहा, पूरे देश की इनकम को, डोमेस्टिक इनकम को इनकम से भी निकालते हैं, प्रोडक्शन से भी निकालते हैं, दोनों से निकालते हैं सर। तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय आय से निकाल लिया जाएगा। देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, सवाल आया हुआ है देखो। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या होगा? आप कहोगे जितनी भी हमारी नेट नेशनल इनकम है, यानी नेशनल इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग करेंगे। याद रखना यहां लिखा है वर्किंग पॉपुलेशन, मैंने ये तो नहीं कहा था ना काम करने वाले, मैंने कहा हर कोई 140 करोड़ से भाग होना चाहिए पूरा। यहां पर परिवार से, परिवारों के हिसाब से नहीं, व्यक्तियों के हिसाब से होना चाहिए। वर्किंग, मैंने कहा ना वर्किंग से या नॉन वर्किंग से मतलब नहीं, बच्चा एक दिन का हो या एक साल का या 100 साल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको लेंगे इसमें। देश की नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम को ही टोटल पॉपुलेशन से भाग कर दिया अगर हमने, तो वो बन जाएगी देश की प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है? आपने क्या कहा सर, करंट ईयर पे भी की जाती है, कांस्टेंट ईयर पे भी। करंट पे करते हैं तो नॉमिनल बनती है, कांस्टेंट पे करते हैं रियल। तो आप कहोगे सर दोनों पर की जाती है, आपने दोनों सिखाए, रियल भी सिखाया, नॉमिनल भी सिखाया, तो दोनों पे की जाती है। देखो रियल जीडीपी कब बढ़ेगी, रियल नेशनल इनकम कब में वृद्धि कब होगी? भाई रियल में वृद्धि, आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर अगली क्लास में कराऊंगा सर, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। पढ़कर आना अगली बार में, 5 मिनट लगेंगे रिवीजन में, जस्ट 5 मिनट कर कर आइएगा रिवीजन, और इस क्लास को यानी होपफुली कल हम इसको पूरा करेंगे। तो आपने कहा सर रियल नेशनल इनकम जो निकलेगी, वास्तविक जो निकलेगी, उसमें वृद्धि कब होगी? देखो वास्तविक में पैसे तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि वास्तविक तो पुराना है, उसका रेट वही रहेगा। वास्तविक में वृद्धि होगी जब हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई आपने कैसे निकाली इनकम? आपने कहा सर, आपने ये बताया था 1000 यूनिट को गुणा किया था आपने 12 से, अब ये 12,000, अब ये 12,000 से ऊपर कब जाएगा? या तो ये बढ़े या ये बढ़े। अब ये तो बढ़ नहीं सकता, रियल में तो ये फिक्स हो गया, रियल का मतलब ही ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ नॉमिनल होता तो ये बदलता, 12 13 14 आगे बढ़ता जाता नॉमिनल में, क्योंकि हर साल बढ़ता है। लेकिन रियल में कब बदलेगा सर? ये 1000 को 1100 कर दो तब ये बदल कर आ जाएगा, 1200 कर दो तो बदल जाएगा। नॉमिनल में ये बदले या ये बदले, दोनों बदल सकते हैं, रियल में एक ही बदल सकता है भाई। इसलिए मैंने कहा ना, जब तक प्रैक्टिकली आप सवाल नहीं करोगे, यहां पर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, एग्जाम का क्वेश्चन रह गया अगर, तो आप खुद को भी कहोगे और मुझको भी कहोगे कि सर सब कुछ पढ़कर गए हमने, 40 क्लासें करी, 50 क्लासें करी, कितनी भी 100 कर लो क्लासें, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हुआ तो सारा बेकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग लगाओ, पढ़ो, और ये क्वेश्चन मैं दूंगा, इन क्वेश्चनों को दोबारा से एक बार देखना कि कौन सा गलत और कौन सा सही क्यों है, सब करके आना। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बचा हुआ कंटेंट मैं कल कराऊंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।